मिशन 156 पर चर्चा करने से पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने मिशन 156 को लेकर क्या कुछ कहा है। हमारा रास्ता हम जब 98 में सरकार बनाई थी 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस तो मैं चाहूँगा मिशन 156 मिशन 156 लेके चले इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। 4 साल बिताए हमने, चारों बजट हमारे शानदार आए हैं। इस बार का बजट भी शानदार आएगा, ये हमारा प्रयास है। ये पब्लिक है, ना सरकार वाली नाराजगी है, ना कर्मचारी नाराजगी है, ना मोदी जी का वो हवा है जो पहले उन्होंने बना ली एक बार तो वो हवा भी अब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार पब्लिक मेरा साथ। पता नहीं मेरी अंतरात्मा क्यों कहती है, चाहे हमारी कोई तरह की विपक्ष कमियां बताए, जनता उनको स्वीकार करने वाली है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी 156 सीटें कैसे हासिल कर पाएगी, मिशन 156 क्या पूरा हो पाएगा, क्या बीजेपी कांग्रेस के मिशन को तोड़ पाएगी, इसी तमाम मुद्दे पर आज चर्चा होगी। और हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में पंकज शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ में मदन प्रजापत बीजेपी नेता, और इसके अलावा श्याम सुंदर शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मिशन 156 लेकर हम चल रहे हैं, इस बार कोई नाराजगी नहीं है। तो क्या वाकई में इतना आसान है मिशन 156 पूरा करना? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कल गणतंत्र दिवस के मौके पर ये बात कही है और उन्होंने ये बात के साथ एक बात जोड़ी भी है कि जब मैं कुछ कहता हूं तो उसके अपने मायने होते हैं। तो जो 156 का टारगेट मुख्यमंत्री जी लेके चल रहे हैं वो उन योजनाओं के बिहाफ पर लेकर चल रहे हैं जो राजस्थान की कल्याणकारी सरकार ने जनता को, राजस्थान की जनता को दी है। पिछले 4 बजट में हमने कोशिश की है कि राजस्थान की जनता के हर वर्ग को छुआ जाए। उस वर्ग में किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबका ध्यान रखने की कोशिश राजस्थान की सरकार ने की। और आप देखेंगे कि अभी जो चिंतन शिविर हमारी सरकार का हुआ था उसमें ये लगभग जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उसमें 85% से ज़्यादा काम हम लोगों ने बजट की जो योजनाएं थी उनका काम पूरा कर चुके हैं। और राजस्थान में पहली बार है, राजस्थान की मॉडल स्टेट में की जो योजना है उन योजनाओं को लेकर हम दूसरे राज्यों में हम चुनाव लड़े। हिमाचल में हमने चुनाव लड़ा, ओपीएस को लेकर चुनाव लड़ा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर चुनाव लड़ा, चिरंजीवी योजना को लेकर चुनाव लड़ा, वहां पर हम चुनाव जीते। इन योजनाएं जो राजस्थान की जनता के लिए जो बेहतरीन योजनाएं हैं वो राजस्थान की सरकार ने इस बार दी है और हमें लगता है कि इन योजनाओं के माध्यम से हम जनता के आखिरी कतार में बैठे व्यक्ति को छुएंगे और ये जिस बार जनता राजस्थान की सरकार को वापस रिपीट करेगी। मदन जी, बीजेपी क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर? यदि मिशन 156 पूरा हो जाता है यदि कांग्रेस पार्टी का, तो बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबतें होंगी फिर तो। देखिए दीपक जी, मुंगेरी लाल के असीम सपने और सपने देखने का सबको अधिकार है, इसमें किसी का बैन नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सपना देख रहे हैं और हर बार सपना देखते हैं। ये बात कर रहे थे 1998 की। 1998 में जब 156 सीटें आई थी तो मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन जो जीते थे वो परसराम मदेरणा, शीशराम मोला ऐसे कद्दावर नेता थे। और एक राजस्थान में एक लहर चली थी कि जाट मुख्यमंत्री होगा, इस तरीके की लहर चली। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के बाद में क्या हुआ, उनके कार्यकाल को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया। उसके बाद में फिर दोबारा आए तो 21 आए, एक बार 56 आए, एक बार 21 आए। वो नहीं बताया उन्होंने, वो कहा कि मैंने लिया है, वो कह रहे वो उनका बात है। लेकिन मैं बता दूं, जैसे अब ये कहते हैं जन कल्याणकारी नीतियां, राजस्थान में ऐसी कौन सी जन कल्याणकारी नीतियां हैं दीपक जी? किसानों की बात कर रहे थे, किसानों के बिजली के बिल के लिए उन्होंने कहा कि बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, बिजली के 9 बार बढ़ा दिए। और राजस्थान के किसानों को बिजली नहीं दे पा रही ये सरकार। राजस्थान के किसानों का उर्वरक जो है वो कालेबाजारी इस तरीके से हुआ और किस तरीके से अपने रिश्तेदारों के नाम आ रहे हैं। तो किसानों की बात ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। युवाओं के लिए बोला, युवाओं के रोजगार ये खा गई सरकार। एक शिक्षा मंत्री थे, उनके घरवाले लगातार आईएएस बनते रहते हैं। पेपर किस तरीके से लीक हो रहे हैं, किस तरीके से युवाओं के साथ में कुटाराघात किया। राहुल गांधी जी आए थे, जैसे पिछली बार अगर आप लाने के लिए बोलो, एक बार जाट, एक बार गुजर, अब किसके नाम पे सरकार लाएंगे वो तो ये बता सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा था संपूर्ण कर्ज माफ, आज तक नहीं हुआ। 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, आज तक नहीं हुआ। और खुली चुनौती यहां से मुख्यमंत्री जी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार को दी है कि ना तो मैं सोनिया गांधी जी की वजह से मुख्यमंत्री बना, ना राहुल गांधी जी की वजह से बना, और ना प्रियंका गांधी जी की वजह से बना, ना सचिन पायलट जी की वजह से बना। तो ये जो मुख्यमंत्री जी इनकी आपकी कथा चल रही है
जिसमें ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुट रहे हैं, और इनके हमारे को कन्वेंस या राजस्थान की जनता को तो कन्वेंस कर नहीं पा रहे। या इनके तो खुद के मंत्री कहते हैं फॉर्चुनर, दिव्या मदेरणा जी कहती है साइकिल, और इनके नेता विधायक किसी तरीके कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी मुंगेरी लाल के सपने देखेंगे तो उनके ऊपर कोई किसी तरीके का बैन नहीं लगा सकते। मैं आपको ये कहता हूं कि हम जन आक्रोश यात्रा में घूमे हैं दीपक जी, जिस तरीके से जनता में आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से महिलाओं का आक्रोश है, जिस तरीके से युवाओं का आक्रोश है, जिस तरीके से दलितों का आक्रोश है, जिस तरीके से वंचितों का आक्रोश है, ये आक्रोश इतना भयंकर है कि मैं आज आपको बता रहा हूं आपके टीवी पे बैठ के कि राजस्थान 2023 के अंदर कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। और इनके नेताओं को बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं कि एहसास हो गया इनके विधायकों को। इसी एहसास के कारण आज इतना भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे हो गया। इनको मालूम है कि अगले आने वाले टाइम पे राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। जितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं, जितनी लूट कर सकते हैं, जितनी राजस्थान की जनता का माल हजम कर सकते हैं, वो सारा कर लो, क्योंकि अब जिस तरीके से केंद्र के अंदर हमारी सरकार नहीं बन रही, उसी तरीके से राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार आने वाले 10 साल 20 साल तक नहीं बनने वाली। पंकज जी, आप सुन रहे हैं इनको, ये कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये तो, और पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। इन्होंने कई मामले भी गिनाए, बोले किसानों का मामला है, देखिए कर्ज माफी का मामला है। जो इनकी खुद की सरकार है, इन्होंने पिछले 5 सालों में विपक्ष का जो धर्म है वो तो ढंग से निभाया नहीं है। इनके जो सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। पेपर लीक हो जाते हैं और उन पेपर लीक के अंदर जो है जिनका बेटा आता है उसको बोर्ड में उपाध्यक्ष बना देते हैं। उस सरकार की बात कर रहे हैं जो किसानों का उर्वरक मुख्यमंत्री जी के भाई खा जाते हैं। अब अगर आप मेरे को मुझे कंप्लीट करने देंगे तो मैं बोल करूं। देखिए, पेपर लीक के मामले में राजस्थान की सरकार एक अकेली सरकार है जिसने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। एक नया बिल लेके आया, एंटी चीटिंग बिल लेकर आया, उसके बाद उसमें कार्रवाई की। आज आप राजस्थान की जनता को ये बताइए कि आपकी सरकार में पेपर लीक माफिया में क्या कार्रवाई, पिछले 8 सालों में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की पेपर लीक माफिया में? और इनके केवल चिल्लाने से अपनी बात सही नहीं हो जाती ना। जवाब नहीं जनता के सामने सच को रखिए, जनता के सामने सच। ये वो सरकार है, विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, जो बलात्कार पे इनके मंत्री के बात होगी ना। आप मुझे मेरी बात करने दीजिए, जनता को बताने दीजिए। ये वो है मदन जी, इनकी बात सुन लीजिए। झूठ को बार बार बोलने, जो आपके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि झूठ को बार बार बोलो जो सच हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप सच सुनिए, जो राजस्थान की जनता, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जो जेडीए के प्रावधान के थ्रू और जो कानूनी प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया के तहत बिल्डिंग तोड़ी गई है। राजस्थान की सरकार एक अकेली सरकार है जो एंटी चीटिंग बिल लेकर आई है। पेपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है पिछले 8 सालों में? बताइए किस प्रदेश में आपने कार्रवाई की है, आपको बताना चाहिए देश की जनता को। सुरेश ढाका धमका रहा था, कौन सा मंत्री 1 साल से किराया नहीं मिला? अभी आप सुन लीजिए, अभी आप सुन तो लीजिए। चलिए, मैं आप दोनों को यहाँ पे एक बार रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम जी, आपने सुना होगा, और यदि नहीं सुन पाया तो मैं बताता हूं आपको कि मिशन 156 को लेकर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम इस बार मिशन 156 लेकर चल रहे हैं। बीजेपी का कहना यह है कि ऐसी कोई बड़ी योजनाएं नहीं है, बल्कि नाकामियां है सरकार की, जिसकी वजह से कोई 156 का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस पार्टी हासिल नहीं कर पाएगी। जो सपने हैं वो देखे जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना यहां पर यह है कि हमारी जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो चिरंजीवी ओपीएस हो, ये तमाम जो योजना है, इसके भरोसे हम 156 सीटें जीत कर रहेंगे। देखिए दीपक जी, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि 156 जी सरकार उनके पास है, तो वो अगर 156 की बात कहते हैं, कहने से नहीं होता। हमेशा के कोई नेता चाहे कि जैसे कि अरुण सिंह कहते हैं कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी चाहती है कि वो इस तरह से कहे कि हम सब कुछ करके आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में ये बात सही है कि जैसे वो कह रहे थे बार बार, देखिए आप प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 28 तारीख को। अब मुख्यमंत्री जी बहुत सोच समझ के कई चीजों को जवाब भी देते हैं और बताने का प्रयास भी करते हैं कि राजनीति में किस प्रकार की बात कब कहनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि देखिए 2013 में जो कह रहे थे कि हमारी स्थिति क्या है, क्यों हम 21 आए, उसका कारण है कि मोदी लहर चल रही थी। अब देखिए मुख्यमंत्री जी खुद अपनी बात को खुद ही कटेल करते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि उनके पास 136 ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है और करीब 2000 मंडल अध्यक्ष नहीं है, 9 जिला अध्यक्ष है
अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे। ये संगठन की दृष्टि से जो कांग्रेस कमजोर है, जिसके आधार पर चुनाव लड़के पार्टी जीतती है चुनाव, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हालात बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने योजनाएं बहुत दी है, सब कुछ किया है। तो ये योजनाओं के आधार पर कि सरकार वापस आती है तो फिर वो कोई, मैं नहीं लगता कि बार बार, बहुत योजनाएं तो हमेशा से अच्छी बनाई उन्होंने, पहली सरकार बनी थी जब भी बनी थी, सेकंड बार तो बनी आपको थी, लगता है जब भी श्याम जी बनी की थी। योजनाओं के ये भरोसे सरकार रिपीट नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो? ये हाँ 100%, क्योंकि वसुंधरा जी भी कहती थी काम बहुत अच्छे किए हमने, हमारी सरकार दोबारा नहीं बनी। तो ये बात है कि देखिए, जिस प्रकार से कोई भी काम करने से नहीं होता, ये बात है कुछ सर्कमस्टेंसेस होती है जिससे सरकार चली जाती है और सरकार आ जाती है। तो ये बात सही कि मुख्यमंत्री जी तो चाहेंगे कि मेरी इतनी सीटें आए, लेकिन देखिए अशोक परनामी जब जोधपुर में एक बार बोले थे कि हम 180 जीतेंगे, 72 ही जीत पाए थे। तो ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 156 जीत पाएंगे। अब कितने जीत पाएंगे? जनता जितनी जिता पाएगी उतने जीत पाओगे। सरकार वापस लाने की बात तो कह सकते हो, लेकिन 156 जीतेंगे, मेरे को समझ नहीं आता कि दूसरी पार्टी क्या काम नहीं कर रही, क्या है नहीं, ऐसी स्थिति नहीं कहनी चाहिए। चलिए पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, उनका रुख कर लेते। पंकज जी, आप सुन रहे थे श्याम जी को, उनका कहना यह था कि योजनाओं के भरोसे सरकार रिपीट हो, इसका दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पिछली बार का भी आप लोगों को उदाहरण दिया था, सन 2008 से लेकर 2013 वाली सरकार का भी, 1998 से 2003 का उदाहरण भी दिया। देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि पिछले जो उपचुनाव हुए राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार ने जीते हैं, कांग्रेस ने जीते हैं। और वो एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए थी, वो एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में अब तक नहीं दिखाई देती। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो केंद्र की सरकार है उनकी नीतियां इतनी खराब है। अगर मैं आपको अभी हम लोगों ने एक चार्जशीट जारी की है जो हाथ से हाथ जोड़ो के माध्यम से हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, ब्लॉक तक लेकर जा रहे हैं, बूथ तक लेकर जा रहे हैं। उसमें कुछ का साथ, खुद का विकास और सबके साथ विश्वासघात। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से एक चर्चा है, हिंडनबर्ग जो रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें किस तरीके से कितना बड़ा स्कैम हुआ है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कि उस भ्रष्टाचार में अडानी ग्रुप ने देश के साथ विश्वासघात किया है। और उसमें बड़े से बड़े इतने सारे लोगों का, जितने देश की जनता ने अडानी ग्रुप पे विश्वास किया, उन सबके लोगों का जो पैसा है, उनका सबका पैसा स्टैक पे लग चुका है। तो किस तरीके से मोदी सरकार करप्शन को बढ़ावा दे रही है और अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को किस तरीके से फायदा पहुंचा रही है, इस देश की वानगी ये देखने को हम लोगों को देखने को मिल रही है। मैं एक ऑक्सफैम की एक जो रिपोर्ट आई है, भारत के 10% अमीरों के पास देश की 64% संपत्ति है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। तो देश को सोचना होगा, ये देश की जनता देखेगी किस तरीके से विश्वासघात ये मोदी सरकार लगातार जनता के साथ करी है। जनता के साथ आए थे, 400 रुपए के सिलेंडर को इन्होंने 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया, गैस के दामों को बढ़ा दिया, पेट्रोल के दामों को बढ़ा दिया। आप देखिए पिछले कुछ महीनों में 40% से ज्यादा पेट्रोल के दाम की रेट कम हो चुकी है, लेकिन ये सरकार 1 रुपया कम करने को राजी नहीं है। पिछले कुछ समय में 40% से ज्यादा आटे की कीमतें बढ़ गई है। इन्होंने आटा, दाल, चावल, इन पे जीएसटी लगा दी है। जो एक निवाला खा सकता है गरीब आदमी, उसका खाने का भोजन भी छीन लिया है। तो ये सरकार कितनी निकृष्ट है। सरकार की असफलताओं के माध्यम से हमें लगता है इस सरकार की जो असफलता है कि जनता में जो हम लोगों को कल्याणकारी योजनाएं लेके गए, हर वर्ग का ध्यान रखा है, जनता हमें चुनेगी। आपको लगता है कि राजस्थान सरकार की योजनाओं की बजाय आप लोग केंद्र की नाकामियों को सामने रखेंगे, उसके भरोसे आप सरकार में आ पाएंगे? हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूं। मतलब देखिए, जो केंद्र सरकार की नाकामियां हैं वो नाकामियां भी हम जनता के सामने लेकर जाएंगे, और जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो जनता को हम लोगों ने कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, वो कल्याणकारी योजनाएं भी हम जनता के सामने लेकर जाएंगे और जनता तय करेगी इसको। मतलब एक बार मदन प्रजापति जी का रुख करते हैं। मदन जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बातें सुनी होगी पंकज शर्मा जी की। उनका साफ तौर पे कहना था कि हम चार्जशीट तैयार कर चुके हैं, जिसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान जनता के सामने लेकर जाएंगे, केंद्र की नाकामियों को बताएंगे और उसी बहाने चुनाव भी जीतेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको दीपक जी, कांग्रेस पार्टी, जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने इनका सब कुछ बता दिया, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क होता है। इन्होंने क्या है कि ये करेंगे हम चुनाव जीते हैं, गुजरात बहुत बुरी तरह हार गए, 70 से किस तरीके से 17 पे आगे, इनका वो नहीं दिखेगा। हिमाचल जीते हैं, ये महंगाई की बात करी इन्होंने, पेट्रोल की बात करी इन्होंने। जैसे ही हिमाचल में इनकी सरकार बैठी, पेट्रोल डीजल पे 3 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। तो इनकी जो कथनी और करनी कम करना चाहिए ना। राजस्थान की जनता जिस तरीके से त्रास हो रही है, एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी पैसे घटाए हो तो बता दीजिए, कभी केंद्र ने पैसे भी घटाए। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि हम हाथ से हाथ जोड़ो में बताएंगे। हाथ से हाथ जोड़ने के लिए कार्यकर्ता तो हो भैया, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। तो इनकी जो कथनी करनी भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने बोला, बहुत ही बढ़िया बोला। ये पता नहीं कौन कौन सी इंडेक्स रिपोर्ट लेके आए, ये कहें कि अडानी को दे दिया, उसको दे दिया।
उधर से राहुल गांधी जी ये टीवी पे बैठ के अडानी को गालियां निकालते हैं, या मुख्यमंत्री जी रेड कारपेट बिछा के रखते हैं अडानी जी के लिए। इस देश में इन्होंने कहा कि इतने लोगों के पास में इतना पैसा हो गया, तो भैया ये क्या 2014 के बाद ही, दीपक जी थोड़ा सा आप खुद भी कॉमन सेंस लगाइएगा। और जनता जानती है इनकी, इसीलिए इनको कुछ मिलता नहीं है, सुनती नहीं है जनता। ये टीवी पे चिल्लाते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनकी ये क्या बोलते हैं ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक राहुल गांधी जी एक जुमला चलाते हैं, पूरी कांग्रेस उसके पीछे हो जाती है, उसका मूल्यांकन तो करते ही नहीं है। ये कहते हैं इतने लोगों के पास इतना पैसा, तो भैया इससे पहले तो अडानी अंबानी ये गरीब ही होंगे, ये तो रोड से उठे, मोदी जी 2014 में बने और ये करोड़पति हो गए। ये ऐसी बातें जो करते ना, इसी वजह से जनता का भरोसा इनमें से निकल गया। भ्रष्टाचार की बात की, आज 8 साल से ज्यादा हो गए केंद्र में मोदी सरकार में। भ्रष्टाचार के इनके कहने से नहीं, बाकी हमारे विरोधी भी कोई चुनाव की रैलियों में भ्रष्टाचार पे आरोप नहीं लगा पाए। इन्होंने रफाल के लिए बोला, जनता ने बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने चौकीदार चोरों का नारा लगाया, जनता ने ऐसा नकारा कि लोकसभा में इनका विपक्ष का नेता नहीं बचा। इसी तरीके की स्थिति अब ये क्या है? इन्होंने चार्जशीट तैयार किया, चार्जशीट में बताता हूँ ना, चार्जशीट आप लोगों ने तैयार की थी क्या? आप लोगों ने तैयार की थी पिछले दिनों? सुनिए मैं बताता हूं इनकी चार्जशीट की कहानी। अब जब ये केंद्र में सरकार में थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोल घोटाला, इतने घोटाले हुए, हजारों करोड़ लाखों करोड़ जो जनता जानती नहीं है। और दूसरी चीज, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का नेशनल हरार जिम गए। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, 125 बीघा जमीन रॉबर्ट वाड्रा को फर्जी नामों से, और जब हाई कोर्ट में फटकार लगी तो किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है ये मत सिखाओ, जनता जानती है। भ्रष्टाचार इसको कहते हैं पंकज जी, 125 बीघा जमीन, 1100 तो बेनामी, और मिला के 1100 बीघा जमीन राजस्थान की जो है रॉबर्ट वाड्रा को पिछली बार मुख्यमंत्री बने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी। इस बार भ्रष्टाचार ऐसा है कि राजस्थान की इनकी केंद्र में कांग्रेस को चलाने के लिए राजस्थान में युवाओं का पेपर ये बड़े बाजार में नीलाम करते हैं, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अच्छा दीपक जी ये बताइए, पेपर बेचने वाले को तो पकड़ते नहीं है और पेपर खरीदने वाले को पकड़ते हैं। उसकी बिल्डिंग को तोड़ते हैं जो किराए पे, बेचारा किराया ही नहीं मिल रहा, जिसका 1 साल वो कह रहा है मेरे को मंत्री धमका रहे हैं, एसओजी के पास है, ये तो सोशल मीडिया में एसओजी के पास है। अब इन्होंने नहीं बताया कौन से मंत्री के नाम लेके उनको धमका रहा था, बताओ ना, मैं बैठा हूं टीवी पे। चलिए आप दोनों को तो ये जो चीज भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे ना, कांग्रेस जब सत्ता में आई है भ्रष्टाचार ही की है। अंत्योदय अगर किसी ने चलाया तो भैरों सिंह शेखावत जी ने चलाया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने दिया, किसान निधि अगर किसी ने दी तो माननीय मुख्यमंत्री ने दी, उज्ज्वला योजना दी तो माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अगर करोड़ों लोगों को राशन मुफ्त मिला तो मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ चिरंजीवी योजना का नाम लिया, भामाशाह योजना पहले नहीं थी क्या, अन्नपूर्णा रसोई थी ना, दोनों को बंद करके जाने लगे जब दिए। अभी पिछला बजट तो पूरी तरीके से श्याम सुंदर जी बताएंगे कि पिछला बजट तो पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए, महिलाओं को मोबाइल देंगे, अब दूसरे बजट की कहानी आ गई, अभी तक तो मोबाइल नहीं दे पाए ये। इसी तरीके के जो वादे करने से, आपने एक चीज बोली थी दीपक जी कि घोषणाओं करने से या योजनाएं, नहीं योजनाओं पे सरकार आती है, बिल्कुल निश्चित आती है, लेकिन केवल घोषणाओं पे सरकार नहीं आती है, योजनाओं को क्रियान्वयन करें। जो हम बोलते हैं, जो मैनिफेस्टो में करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी तय करके बताती है, चाहे राम मंदिर हो चाहे 370। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी भी लगातार बने हुए, उनका रुख करते। श्याम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये संभव है कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों पर, केंद्र सरकार की कार्यशैली पर आरोप लगाए और उसके भरोसे चुनाव जीत जाए? क्या ये संभव है? देखिए दीपक जी, देखिए योजनाओं की बार बार बात हो रही है। मैं जब कह रहा हूं कि आप आपस में तालमेल करिएगा, पहली बात तो सचिन पायलट और आपके बीच में तालमेल हो जाएगा और कार्यकर्ता सक्रियता से काम करेंगे तो सरकार रिपीट हो सकती है। लेकिन आप वो नहीं कराते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को गॉड गिफ्ट है, जो मैं बोलता हूँ सही हो जाता है। इसलिए देखिए वो टाइम कब, देखिए मुख्यमंत्री जी ने टाइम बड़ा चुना अलग तरह का, क्योंकि जैसे ही स्टेडियम में कार्यक्रम चल रहा था, पूरी प्रदेश की जनता देखती है कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का, फिर आप करके आप ऐसी बात कहते हैं कि 156 आ रहे हैं। इतना बड़ा बोलापन नहीं कहना चाहिए। सत्ता में वापस आ रहे तो कहने दावा करती है, हर पार्टी करती है। जैसे बीजेपी ने भी कहा था कि हम 180 आ रहे हैं, फडणवीस जी ने आए 72 ही। अब ये कह रहे 2/3 बहुमत से जीतने वाले मदन जी, अरुण सिंह जी कहते हैं आप भी मत कीजिए बड़ा बोलापन। सत्ता में आने के लिए हर पार्टी काम करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप कहते हैं कि हम इतने लोग आ जाएंगे और हम संगठन की दृष्टि से कमजोर रहेंगे, तो कैसे आ सकते हैं? मेरे को समझ नहीं आता है। पहले कम से कम 2.5 साल से जो संगठन नहीं है उसको बना लीजिएगा,
और उसके आधार पर राजीव गांधी मित्र के आधार पर आप चाहोगे सत्ता में आ जाओगे, सर्वे कर लिया और मैं सब कुछ कर लूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए कि हाईकमान जिस तरह से सफल नहीं हो पा रहा कि दोनों के बीच में समन्वय करा ले, किस प्रकार से काम करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे। तो अब ये बार बार जो कह रहे हैं कि संगठन अध्यक्ष, आप मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष बन जाइए, सीएम सचिन पायलट को बना दीजिए, तो आप फिर 156 की बात कीजिए दिखा था। तो ये बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह का वार हो रहा है कि हम तो सत्ता में आ ही रहे और इतनी सीटें जीत जाएंगे, ये जनता चाहेगी जो ही जीतेगा। और जिस प्रकार का माहौल है उस प्रकार से अभी बीजेपी में भी एकता का सूत्र नहीं बन पा रहा। जेपी नड्डा भी आ गए, सब कुछ आ गए, अभी तक दोनों पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और किसके नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो कुछ आप देखने को मिल रहा है वो सच्चा हो नहीं हो सकता है। पर राजनीति में सही कहा है कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो होता है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री तो चाहेंगे किसी तरह से, अब वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि जयराम रमेश कह चुके हैं कि चौथी बार हमारा कांग्रेस का हाथ के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी भी कह रही है। तो ये सारी बातें हैं। अब आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अभी 8 महीने का है टाइम। बहुत जल्दबाजी होगी कि आज हम कह दें कि हम इतने वोटों से हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन पिछला रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा किस तरह का रहा है। कोई बार दोबारा से जितनी सीटें जीत के लाया उतनी सीटें नहीं ले पाया। अब ये बात है गुजरात की बात जैसे करें मदन जी, गुजरात में तो अलग ही बात है। गुजरात के दो व्यक्ति है जो कि देश का शासन कर रहे हैं, वो तो गुजरात को मत कीजिए, गुजरात को काउंट देश के आधार पर मत कीजिए। राजस्थान की राजनीति बहुत अलग तरह की है। चलिए श्याम जी मैं एक बार आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में पंकज शर्मा भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका रुख करते हैं। पंकज जी, आपने श्याम जी को पहले भी सुना होगा और वैसे भी बुनियादी सवाल तो यही है, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप केंद्र की नाकामी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो संगठन है वो भी पूर्ण रूप से खड़ा नहीं है। अभी भी कई जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं है पिछले 2.5 साल से। 136 ब्लॉक अध्यक्ष का नाम अभी श्याम जी ने गिनाया है। 20,000 के करीब बता रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष नहीं है। तो बिना जब बुनियादी सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, तो ऐसे में कैसे जीतेंगे? क्योंकि केंद्र की नाकामी हो या फिर आपकी योजनाओं की बात हो, जनता तक तो वो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी, वही पहुंचाएंगे ना। देखिए, आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम पे हमारे संगठन के चुनाव चल रहे थे। उस संगठन के चुनाव के बाद खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद जो बाकी की प्रक्रिया होनी है, ब्लॉक अध्यक्ष बनने, वो पीसीसी डेलीगेट्स हमारे बने। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे ब्लॉक अध्यक्ष ऑलरेडी बना दिए हैं। 200 से ज़्यादा ब्लॉक अध्यक्ष हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। कुछ ब्लॉक अध्यक्ष बाकी हैं, कुछ जिलाध्यक्ष हमारे बाकी हैं, और 52,000 से ज़्यादा बूथों पे हम लोग बूथ अध्यक्ष भी बनाएंगे। तो सारा प्रोसेस, मंडल अध्यक्ष भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कुछ मंडल अध्यक्ष बाकी है। तो अभी कुछ टाइमलाइन हमारी डिसाइड हुई थी, मैं मान के चलता हूँ अगले 10 से 15 दिन में संगठन का विस्तार बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और प्रदेश संगठन का विस्तार भी होगा। ये खुद डोटासरा जी ने ये बात कही है। अब रही बात कि जनता के बीच में हम क्या लेकर जाएंगे, देखिए जनता के बीच में हम उस विश्वास को लेकर जाएंगे जो राजस्थान की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की जनता को दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ सालों में 2014 में जो केंद्र की सरकार झूठे वादों के साथ केंद्र में आई कि जनता को काले धन का वादा किया इन लोगों ने, इन्होंने कहा कि 2022 तक हम सबको घर दे देंगे, 2022 तक हम ट्रेन चला देंगे, 2022 तक जो दुरंतो एक्सप्रेस की बात हुई थी, किसान की जो आय को डबल करने की बात हुई थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई, तो सारे वादे इन लोगों के धराशायी हो गए। ये इतना झूठ बोलते हैं कि पिछले 7 सालों पहले इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन इनकी सच्चाई है कि अभी फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अगले एक साल में फरवरी में ये कहा था कि अगले 1 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब तक सिर्फ 1,40,000 लोगों को नौकरी दी है। उन्होंने 1,40,000 लोगों को जो नौकरी दी है उसमें भी उन्होंने पूरा इवेंट बना के 6 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके उनको नौकरियां दी है। तो देश की इस समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति ये लोग दर्शाते हैं और किस तरीके से इन्होंने कुछ पूंजीपतियों को पॉलिसीज में चेंजेस करके अपने कुछ लोगों को, निजी लोगों को फायदा दिया और फायदों का नुकसान आज देखने को मिल रहा है कि जो हिडनबर्ग जैसी घटनाएं हो रही है, जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि एसबीआई, एलआईसी सब में अडानी पावर का पैसा लगा हुआ है। 2019 में पंकज जी 2019 में भी तो आपने आरोप लगाए थे, उस समय क्या रहा था फिर? कौन सा आरोप लगाया? आरोप इस तरीके के केंद्र की सरकार पे। देखिए, जनता ने चुनाव जिताया भाजपा की सरकार को, लेकिन चुनाव जीतने का मतलब यही नहीं कि उनकी जो पॉलिसियां जो थी वो बिल्कुल सही थी। माना कि उन्होंने जिस तरीके की राजनीति बीजेपी पिछले कुछ टाइम से कर रही है, धर्म की, वर्ण की, रंग की, जाति की बात कर रही है, और आप देखिए चुनिंदा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटकाने में समय की कमी। पंकज जी, मदन जी मैं सुन रहा हूं पंकज जी को, ये कह रहे हैं युवाओं को इतना रोजगार दे दिया, ये कर दिया, ये कन्विंस क्यों नहीं कर पाते जनता को? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी जी महंगाई को लेकर निकले,
रोजगार को लेके निकले, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कितना टाइम इन्होंने रोजगार और महंगाई को देते हैं। हिंदुत्व, राम सियाराम, ऐसी बातों में करते हैं ये। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। राजस्थान में मैं कह दूं कि अभी भी ये कह रहे हैं पूंजीपतियों को, इनके यहां तो पूंजीपति एक ही परिवार मानते हैं। मैं कह रहा हूं ना रॉबर्ट वाड्रा की, ये तो बिजनेसमैन है। अरे तो भैया आपकी सरकार 8 साल से हमारे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। मदन प्रजापत जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके अलावा पंकज शर्मा आप हमारे साथ जुड़े। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है। मदन जी और पंकज जी